अर्बन इलाके में, यानी शहर तो आप जानती है कि नोटिफाइड हमारा टाउन एरिया हो सकता है, म्यूनिसपैलिटी हो सकती है, कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकता है, तो वहाँ पे उसके दायरे में अगर काम करते हैं, चाहे वो वहाँ के रहने वाले हों या इवन बाहर का जो पेरी अर्बन एरिया जो कि अभी नोटिफाइड शहर नहीं है, वहाँ के रहने वाले हों, गांव के रहने वाले हों, आप देखते हैं कि गांव में लोग तमाम किस्म के खिलौने बनाते हैं, किस्म किस्म के मट्टी के, चीनी मिट्टी के, कपड़ों के बहुत सारे सामान बना करके अपने साइकिल पे रख करके लाते हैं, दिन भर वहाँ पे रेडी का काम करते हैं और शाम को अपने घरों को वापस चले जाते हैं। ऐसे जो तमाम सारे लोग हैं जिनको जो इस तरह का बिजनेस करते हैं उन सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब दूसरी बात यह है कि इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के लिए पहला तो ये, जैसा मैंने बताया कि जो सर्वे हम लोगों ने कराया था स्ट्रीट वेंडर एक्ट में, करीब 18 लाख लोगों का सर्वे का पूरा डाटा हमारे पास उपलब्ध है, वो तो ऑटोमेटिकली हमारे पास हो गए। बट इसके अलावा ऐसे लोग जिसको कभी काम करते समय अगर लोकल बॉडी ने किसी प्रकार का फाइन लगा दिया, उनके पास कोई ऐसा चालान कटा पड़ा हुआ है, या कभी उन्होंने कहीं से लोन लिया हो, या उन्हें आसपास के लोगों के द्वारा एक सर्टिफाई, वहाँ से 5 नागरिकों से वो एक सर्टिफाई कर लेते हैं कि हम यहाँ पे रेडी का दुकान करते हैं, तो उसको हमारे लोग जाते हैं, बैंक के लोग जाते हैं, जाकर उसकी जांच करते हैं और जांच करके उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे ऐप के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से, उन्हें कुछ रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, वो सीधा ऐप या पोर्टल के माध्यम से उनका फ़ोटो खींचेंगे, उनका आधार कार्ड का डिटेल लेंगे या उनकी आइडेंटिटी लेंगे और सीधे पोर्टल पे उस पर चढ़ा देंगे। जो इन्फॉर्मेशन वहाँ की अर्बन लोकल बॉडी को मिल जाती है, वहाँ पे एक स्ट्रीट वेंडर्स की कमेटी है हमारे लोकल बॉडी के में, वहाँ पे उनका जो CEO होता है वो अध्यक्षता करता है। 50% लोग गवर्नमेंट के होते हैं और 50% में 40% तो या तो बने ये रेडी के लोग ही होते हैं या 10% किसी NGOs के लोग हो सकते हैं। इन लोगों को, या हमारे कई सारे इनके एसोसिएशंस हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के एसोसिएशन है, उनके उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, वो लोग उसको सर्टिफाई करते हैं, देख लेते हैं और उसके बेसिस पे वो एक लेटर ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसको जो LOR हम कहते हैं, इसको वो जारी कर देंगे। वो भी इलेक्ट्रॉनिकली जारी होगा। एक बार LOR जारी हो गया तो उसके आधार पर बैंक उनको लोन प्रोवाइड कर देगा। लोन मिलने के बाद फिर उसको आगे का बिजनेस स्टार्ट होगा। जैसा मैंने अभी बताया कि देखिए 1,55,000 ज़्यादा लोगों के एप्लीकेशन आ गए, 50,000 से ज़्यादा लोगों को सैंक्शन हो गया और इनको जो पैसा भी कैश में नहीं मिलना है कि उन्हें नोट मिलेगा, बल्कि उसके बाद सीधा सीधा पैसा, अगर उन्होंने जो भी UPI का सिस्टम या उनके अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, उस पैसे को यूज़ करेंगे, जो उसका पेमेंट करेंगे। इसको लगातार उनके साथ संपर्क करके जो बैंक एजेंट हैं, इसीलिए हमने कहा कि इनको बैंक जाने की जरूरत नहीं हो, वो सीधा बैंक उनके दरवाजे पे आकर के इस काम को करे। ये मैटर बहुत ही चैलेंजिंग था, लेकिन इसको जिस प्रकार से इसको डेवलप किया गया है, मैं समझता हूँ कि इसको करके हम इसका पूरा का पूरा फायदा अपने स्ट्रीट वेंडर्स को पहुंचाएंगे। Yes, indeed, in the longer run this will एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय इनको जी बोलिए। या अमीन, मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब इनका जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, इनका जो ऐप के ऊपर या पोर्टल के ऊपर, उस समय हम इनसे ये भी पूछते हैं कि भाई आपको सरकार की और कौन कौन सी योजनाओं को लाभ मिला हुआ है। जैसे कि क्या आपका बैंक का अकाउंट खुला हुआ है, क्या आपको उज्ज्वला योजना स्कीम के अंतर्गत जो है गैस का चूल्हा मिला हुआ है, क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है। तो एक इसका भी हम उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं और अगर कहीं कोई गैप है तो सरकार की उन संस्थाओं के माध्यम से वो भी हम उन्हें दे देंगे जी। अगर उनको आवास की दिक्कत है तो आवास की भी, जो तमाम सारी और चीज़ें साथ ही साथ उनको सुविधा मिलेगी। तो एक तरह से ऑल आउट एफर्ट होगा कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स की ज़िंदगी को सुधार करेंगे और जब इनकी सुधार होगा, इनके परिवार का सुधार होगा, तो साथ ही साथ पूरी अर्थव्यवस्था को सुधार होगा। बिल्कुल। Yes, indeed. That brings me to the next question. You're talking of how visionary this scheme and this concept is. But then when we talk of how important this would prove to be in the longer run for achieving the Atmanirbhar Bharat, which the Prime Minister has a vision for, how do you evaluate in the longer run, how long do we expect this to bear fruit, and also how important will this help in further strengthening the economy? Well, Preeti ji, this is like we are capturing the nano entrepreneurs. We will try to make them into small entrepreneurs and to entrepreneurs. Let's accept this, that they have the entrepreneurship. Absolutely. I mean, if somebody is buying
vegetable from some place, or fruits, or maybe eggs, or bread, or whatever, or doing any kind of a services, and in provision of the services they are also able to make some profit, or maybe 5%, 10% of saving, and with those savings they are able to get their families survive. So that means they have got the entrepreneurship. It's just a question of improving their entrepreneurship, and for that we are also working on the premise of developing an e-commerce portal. I mean, through the e-commerce portal, I mean, already my team under the Smart City mission, they are working on this e-commerce portal, through which they can aggregate the demand. For example, somebody is doing, say, fruit vending. For a fruit vending, he has to go from door to door, and somebody is buying mangoes, somebody is buying, say, some other fruit. So every time he goes, and he has to do all that to every household. Through the e-commerce, they can aggregate, and maybe, I mean, some time which is determined, at that time he can go and provide one bag full of, say, so many mangoes, so many papaya, or so many bananas, or whatever it is. So that packet, another house, a different quantity. So he keeps all the packets ready. It brings ease in life for him. Similarly, so for example, a laundry shop vendor, or maybe somebody who is doing your barber facility, or providing some other facility services, if he gets this information and that is aggregated on our e-commerce portal, that will help them in aggregating and doing things much better. It will improve the quality, improve the quantity, and improve the satisfaction both to the client and also to the vendors. On the other hand, we are also working on, I mean, those who are in the vending, street foods are very, very important. I mean, when you say street vendors food, I mean, whether it is any part of the country, there is all variety of food which is there, may not be available in other places. You only see them on the street vending. So for that, we would like to get them, I mean, certification through our standards and specification organization, so that the food is of good hygiene, good quality. Those who are taking it, because I mean, now in the COVID time, everybody has now become very, very conscious. So if it is certified, they will be able to I mean, confidently take that kind of food, or maybe order, and the food can be delivered at home through the e-commerce portal. So the multi-pronged approach is being taken, so that we can improve the quality of life of these very important segment of the urban economy. बिल्कुल दुर्गा शंकर जी, समय कम है, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब जब हम आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात करते हैं, किस तरह से आप मानते हैं कि जो ये ऐप है, जो ये योजना है, ये पोर्टल है, ये अंधकार के इस समय में जब हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं, उसमें आशा की एक रोशनी की किरण के रूप में, जिसमें हमने NBFCs के साथ बैंक्स को भी जोड़ दिया है, कोई कोलैटरल नहीं है, आप आसान रूप से अपना जो ऋण है उसको चुका सकते हैं? देखिए आंचल जी, कोविड-19 से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब आप देखिए कि सामान्य तौर पे ये इस प्रकार का इंटरव्यू करने के लिए मैं स्टूडियो में आता था, आज मैं घर में बैठे हुए सीधे आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। आज पूरे देश से मैं कनेक्टेड हूँ, तमाम सारी चीज़ें मैं कल जैसे लॉन्च किया ये मोबाइल ऐप, पूरे देश भर से हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, म्यूनिसिपल मिशन डायरेक्टर सारे जुड़े हुए थे। इसी प्रकार से इस पूरा डिजिटल इंडिया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शुरुआत किया, आज पूरे देश को देखने में मिल रहा है कि डिजिटल इंडिया का क्या लाभ, कैसे हमने इसका लाभ लिया। इसी डिजिटल इंडिया के साथ हमने हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को भी जोड़ा है, और उनको सारे के सारे, चाहे वो पेमेंट करें, रिसीट करें, उनका सारा का सारा पूरा उनका एडमिनिस्टर हो, उनका एक ट्रांजैक्शन ट्रेल उनके पास हो सके, उनके लोन की हिस्ट्री, जो हमारा लोन के बारे में हमारा कितना बढ़िया हिसाब है, बैंक को मिल सके, जिससे आगे अल्टीमेटली देखिए पूरी योजना का उद्देश्य है कि लोगों को ईज ऑफ लाइफ हो, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट हो, और ये लोग इकोनॉमिक लैडर में ऊपर उठे। जब हर देश का तबका जब ऊपर उठेगा तो देश डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ जो आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, देश की आर्थिक उन्नति का जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, उस सपने में एक कदम ये हमारे स्ट्रीट वेंडर्स की PM स्वनिधि स्कीम के तहत भी हम लोग आगे बढ़ेंगे।
बिल्कुल, बहुत अहम बातें आपने कही। दुर्गा शंकर जी, आप इस शो पर आए और आपने अपने इतने महत्वपूर्ण विचार इस मंच से साझा किए और हमें समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच से अपने विचारों को साझा करने के लिए। तो हम सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जब हम आर्थिक प्रगति की बात करते हैं तो रेहड़ी पटरी से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए सरकार कितने सशक्त कदम उठा रही है। पोर्टल के माध्यम से स्वनिधि पोर्टल जो है, ये जो योजना लॉन्च की गई और जो ऐप कल लॉन्च किया गया, कैसे अब जो ऋण है वो आपके घर तक पहुंचेगा और आपकी जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स है वो आपको किस तरह से डिजिटल माध्यम से आप आगे बढ़कर ये लोन ले सकते हैं और अपनी आजीविका को फिर से शुरू कर सकते हैं, उसे कितना सरल बनाया गया है ये हमने आपको बताया। And it's not just about the street vendors, but it will also boost and it will also reboot the Indian economy, and eventually it will help in achieving the Atmanirbhar, self-sufficient, self-reliant Atmanirbhar Bharat. From here we get you other important news. As we know, Kharif season is currently on and Kharif crops were sown in, and this brings us to this pleasant news coming in during this COVID crisis, that the Kharif sowing is up by 21.2%. How important is this and what does this mean for the agriculture sector? To talk more about this, we are joined in by two guests in the studio. We are joined in by Mr. अशोक कुमार भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटर हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा, एग्रीकल्चर कमिश्नर है, और साथ ही साथ अशोक कुमार भट्टाचार्य जी, एडिटोरियल डायरेक्टर बिजनेस स्टैंडर्ड। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। मल्होत्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमने जैसे आधे घंटे पहले जो शो में डिस्कशन किया वो था कि किस तरह से हम जो रेडी पटरी वाले लोग हैं उनको लोन मुहैया कराकर आगे बढ़ रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए। लेकिन क्योंकि ये कृषि से जुड़ा हुआ विषय है, मैं जानना चाहती हूँ कि खास तौर पर जब हम खरीफ की बात कर रहे हैं, जिसमें रकबे में हमने 21% की बढ़त देखी है, हमने देखा कि कोविड-19 में कृषि ही ऐसा क्षेत्र था जिसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। किस तरह से आप इसको देखते हैं, और आने वाले समय में हम मान रहे हैं कि मानसूनी बारिश की वजह से बम्पर फसल की पैदावार हो सकती है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो ये अभी सीजन हमारा शुरू हुआ है, ये खरीफ का सीजन है, और ये खरीफ का सीजन हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि हमारा जो फूड बास्केट है उसका 51% जो है वो इस खरीफ सीजन से आता है। और खरीफ सीजन में आप मुख्य रूप से देखेंगे जितने भी हमारे अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, शुष्क क्षेत्र हैं, वहां पर जो है मॉनसून आधारित खेती भी होती है, तो वहां पर जो है बहुत सारे हमारे किसानों की आजीविका भी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो वहां अभी का जो आंकड़ा है, जैसे कि अभी मैं सुन रहा था, तो अभी तक का जो आंकड़ा है वो उसके हिसाब से 691 लाख हेक्टेयर एरिया में अभी तक बिजाई हो चुकी है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हर्ष की बात है, क्योंकि यही आंकड़ा इसी डेट में पिछले वर्ष में 570 लाख हेक्टेयर था। तो ये जो स्पीड ऑफ सोइंग है वो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि जो अभी जो मॉनसून जो आई है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देखेंगे वो बड़े समान रूप से देश के सभी अधिकतर भागों में जो है ये बारिश मिल रही है, और उसका यही परिणाम है कि किसानों ने उसका फायदा उठाया और उस नमी का फायदा उठाते हुए खेत की तैयारी की, और बिजाई की जो स्पीड है वो इसीलिए जो है उसमें बढ़ोतरी हुई, और 21.2% तक जो है उसकी पिछले साल की तुलना में ज्यादा बिजाई हुई है। और अभी तक अगर आप इसमें और आंकड़े उठा करके देखेंगे तो अभी तक लगभग हमारा जो कॉटन है। All right, at this point we'll bring in our other guest. We have Mr. A.K. Bhattacharya. He is a senior editorial director, Business Standard. Welcome, sir, to the show. Now, we were talking about the increase and the rise in the sowing of kharif crops. Now, as we know, this is COVID crisis, and at the same time we also know about the efforts which have been made by the government time and again to ensure security to our farmers, and also to ensure that the income of the farmers doubles by 2022. So how important is this this piece of news when we talk of these things put together? I think there are 2 or 3 things that we need to keep in mind. One is the sharp jump that we talked about in the sowing operations for the Kharif crop season. Now that itself is a good sign, and also in a sense it has many other
side benefits. The fertilizer use, the consumption has gone up. So which in other words would mean that the fertilizer sector must have seen a resumption of economic activities which had not done that well last year. So the fertilizer sector has benefited. The second is if the sowing operations are 21% more than what happened in the last year, this would mean that you can expect if monsoons are as well spread out as they have been predicted, would mean that we are going to have another bumper crop, which provides us a tremendous sense of security in dealing with a situation where delivery of food grains to underprivileged poor people who have been hit hard by the COVID-19 pandemic and who had to leave their places of work and go back to villages or the migrant labor. Now, the government's entire program of providing food grain to all till November end is actually riding heavily on the government's having a bumper crop, a buffer of more than 16 million tons. Now, imagine a situation if we did not have that buffer. Now, because of that buffer, today the government has been able to provide the necessary support to these migrant workers, the poor people, these food grains. Of course, the existence of a public distribution system has helped, but without that buffer stock, the country would have had to probably look for some other sources of supplies. So therefore, increased Kharif operations would not only mean higher fertilizer sales, but would also mean that the country probably can look forward to a situation where the buffer stock, which will be depleted to some extent, will be replenished. Now that, to my mind, is a big sense of security that you will get on the agricultural sector. Now, what is also been done, you will recall, has been done is that the crop insurance scheme has been given a big impetus this time. 31st July is the last date for the farmers who are going in for Kharif crops, Kharif sowing. They can go and get their entire crop insured against any natural calamity. Now, this is a scheme where if you are taking a loan through your Kisan Credit Card, you automatically get covered. But if you don't get a loan from Kisan Credit Card, you just have to pay a 2.5% premium on your crop. You have to show the proof that you have done the sowing, and if it is 1.5% for the other crop and 5% for horticulture, etc. Now the question and the commercial crops. Now with the assurance of this crop insurance, my sense is that the farmer can go out in the market and go out and do going for the crop cultivation and not worry about any natural calamity. बिल्कुल, आपके पास थोड़ी देर में वापस आएंगे अशोक कुमार भट्टाचार्य जी, लेकिन प्रीति, जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से खरीफ की बुआई यानी कि रकबे में बढ़ोतरी हुई है, अभी कुछ दिन पहले भी हमने शो पर इसी पर चर्चा की थी कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री द्वारा या सरकार द्वारा किसानों की बेहतरी के लिए जो स्कीम्स चलाई गई हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो या हम जो तमाम रूप से इलेक्ट्रिक पंप्स की जगह सोलर पंप्स दिए जा रहे हैं कुसुम योजना के ज़रिए, या हम जो फसल बीमा योजना उसका जिक्र करें, पैदावार बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को और आगे ले जाने के लिए इन स्कीम्स ने काफ़ी मदद की है। और सबसे अहम बात यह है कि जब हम मॉनसून का जिक्र करते हैं जिसके लिए लगातार ये उम्मीद करता है किसान, क्योंकि वो राष्ट्र का अन्नदाता होता है और उसी के चेहरे पर अगर मुस्कान खिलती है तो आप मान लीजिए कि जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो मुस्कुरा रही है। अशोक कुमार जी, साफ तौर पर हम मानते हैं कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो रूरल इकोनॉमी है यानी कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उसको बल देना ज़रूरी है, जिसके पोषक के रूप में किसान हमेशा आगे खड़ा रहता है। ऐसे में मॉनसून पर निर्भरता के साथ साथ जिस तरह से जो स्कीम्स जिनका जिक्र अभी हम कर रहे थे जो सरकार द्वारा चलाई गई हैं, वो अहम योगदान देती हैं। ज़रूर, आपने ठीक कहा, वो ज़रूर काफ़ी योगदान देती हैं। अगर आप देखें कि
जो सरकार ने जो खरीफ सोइंग ऑपरेशन की जो बुआई की जो वृद्धि हमने देखी है, उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है किस तरह से जो कृषि क्षेत्र में जो 2-3 जो नियम जो कानून जो हेलो थे हेलो उनका बदलाव भी किया गया है। समझिए जैसे कि किसान ने मान लीजिए बम्पर क्रॉप लिया, उसके बाद वो किस तरह से उस अपने जो क्रॉप को जो फसल को किस तरह से मार्केट में जाकर उसको बेच के अपना जो मूल्य उसको अदा कर सके। तो मैं समझता हूँ उसमें जो नई कानून जो है जिसमें कि वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का को शिथिल कर देना ये बहुत बड़ा एक योगदान देगा। उसी तरह जो इंटर स्टेट ट्रेडिंग मतलब एक प्रदेश से अगर आप और प्रदेश में जाकर अगर आप अपनी फसल बेचने की कोशिश करते हैं उसमें आपको कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। और ऐसे नियमों से मैं समझता हूँ कि जो किसान की जो जो आय जो है उसमें कोई झटका नहीं पहुंचेगा क्योंकि उनके वेयर हाउस में उस फसल को रखने में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी और उससे वेयर हाउसिंग सेक्टर को भी एक काफ़ी एक बूस्ट मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप बम्पर क्रॉप ला सकते हैं, बम्पर क्रॉप आने के बाद बम्पर क्रॉप आने के बाद जो आपकी जो जो फसल की जो दाम जो हैं वो अगर सपोर्ट प्राइस ठीक तरह से हो उससे और भी अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ पूरी तरह से ये जो जो किसानों के लिए जो जो एक नया जो पैकेज जो है वो मैं जी समझता हूँ कि किसान को इस वक्त ये अवस्था से जूझने के लिए जी उनके लिए काफ़ी काफ़ी हितकारी हो सकता है। All right, Mr. S.K. Malhotra is joining us again. Sir, we were talking about how significant and important this is, but then also when we talk of how do we hold on to it, because we saw just last year we had a weak Kharif season, and now the concern, on one hand we have the COVID crisis, on the other hand we have the concerns of the farmers, and in the midst of this we get a good news coming in that the sowing the sowing area has increased, the sowing overall has increased to 21.2%, but then the crux also is how to hold on to it. And also monsoon plays a really very important role in, you know, how does the season, the be it Kharif season or the Rabi season pan out. But then on our part, what can be done, what could be done to hold on to this, you know, so that we get the benefits of this in the following years as well? Okay, correct. As you have mentioned that here the monsoon indications are very good, and now farmers, they are taking benefit of the moisture level which they have got through these rains, and so that's why the speed of germination is more and our coverage is also more. And I earlier explained that Kharif season assumes importance in our food basket, and Kharif season contributes around 51% to our total production. So here, if you look at the data related to coverage of all the crops, either it is rice or it is pulses or coarse cereals or even maize, including maize, then oilseed crops, then sugarcane and cotton. So across the disciplines, across the crops, you will find that here the coverage is more. So this will definitely increase to our total food production, and we are hopeful that the targets which we have fixed for the year 2020-21 will be achieved. Even more than that we will achieve. So we have fixed the target of about 298 million ton of the food grains we want to produce in the year 2020-21, and out of this 298, around 153 million ton will come from this Kharif season. So Kharif season is very important for us, and farmers they are now on the way to adopt all the technologies, and we are hopeful that the normal area coverage is 1063 lakh hectare, and we will achieve around
1,075 lakh hectare area sowing will be done. जी. So around, I should say that area coverage will be more, our production will be more. So the credit goes to the government of India, because government of India took all necessary steps. And before the onset of the season, in the month of March, Honorable Agriculture Minister, he took the meeting with states all agriculture ministers of the different states, and the strategy was chalked out that during this COVID period, we need to put all our efforts so that there should not be any kind of shortfall, because food security is very important for our country, because our farmers' livelihood also depended on the agriculture. And again, we need to ensure the food security for our population. Food as well as nutritional security both are required to be ensured. So then again, one more meeting was organized, and then all states, they took the all necessary steps, and the basic inputs, particularly the seeds, fertilizers, pesticides, these all were put in place, and at block level all these things were available. जी मल्होत्रा जी, साफ तौर पर जब हम मानते हैं कि किस तरह से पैदावार को बढ़ाना है, उसमें जो देश के प्रमुख जलाशय हैं उनका रोल काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जलाशय होते हैं वो मानसून से भरते हैं। साफ तौर पर अगर हम अभी की स्थिति देखें तो करीबन 10 सालों से ज़्यादा का औसत स्तर जो है वो जलाशयों का बढ़ा हुआ है मानसून की वजह से। कितना अहम मानते हैं आप खरीफ के लिए और खरीफ इस पूरे सीज़न की बुआई के लिए इस महत्वपूर्ण जलाशयों का बढ़ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही अहम बात कही है, क्योंकि जो जल है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इनपुट है खेती में। और जो हमारे जलाशय हैं, जो अभी तक की मेरे पास कल आकलन आया, क्योंकि मैंने जो कल हमारी क्रॉप वेदर वॉच मीटिंग होती है जिसमें मैं पूरे देश का जो आकलन करता हूं, तो उसमें जो मेरे पास आंकड़े निकल करके आए कि हमारे यहाँ देश में 123 रिजर्वायर है अलग अलग रीजन में, और जो 123 रिजर्वायर है उनके अंदर जो लाइव वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो 150%, मतलब आप देखोगे कि उसकी जो कैपेसिटी है 150% तक जो है वो फुल है, जो 150% जितने हमारे रिजर्वायर है। और ये अगर आप पिछले गत सालों की तुलना अगर आप करें, जो हमारी नॉर्मल एवरेज होती है, तो 133% अधिक है। तो रिजर्वायर अगर वाटर से फुल रहते हैं तो किसानों को जो है आगे उस पानी को उपयोग करते हैं जहां कहीं भी अगर कोई कमी रह जाती है। और दूसरा क्या होता है कि अब अगर रिजर्वायर फुल है और मॉनसून अब आने वाला है, तो मॉनसून में जहां कहीं शॉर्टफॉल रहता है पानी का किसी भी क्षेत्र में, तो उस जलाशयों का जो है प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है कि जब मॉनसून आएगी तो उसके बाद से वो वापस रिचार्ज भी होते हैं, और पहले से ही काफी भरे हुए हैं, तो उसका असर अगली रबी तक भी असर देखने को मिलता है। तो जो रबी तक जो है ये हमारे को ये जो जलाशयों का पानी है वो काम आएगा। तो हमारा जो अब ये मैं यही कहूंगा, जो जितने भी आकलन हमारे सामने निकल करके आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, और वो आकलन हमारे सामने ये कह रहे हैं कि हमारा जो है उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, और जिससे कि हमारी जो खाद्य सुरक्षा है, पोषण सुरक्षा है, दोनों ही सुनिश्चित होगी, जिसमें हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं है। जबकि हमारे पास अभी बहुत सारी एडवर्सिटीज हमारे सामने आई हैं, लेकिन उन एडवर्सिटीज के होने के बावजूद भी किसान हमारे पीछे नहीं हटे हैं, और प्रशासन ने पूरी जिम्मेवारी संभाली है, जिससे जो है हमारा हम आज जो है इस तरह की स्थिति में पहुंचे हैं। ये एक प्रकार से बड़े अच्छा सूचक है। All right, Mr. Malhotra, as an Agriculture Commissioner, how do you evaluate where are we standing right now? Because COVID has had a bearing, has had an impact on almost every sector in the country. When we talk of agriculture, where are we standing, and what is expected in the longer run? And how much time do we need to come back on track? Yes, you know that agriculture is very important sector. In the country, because our economy is agriculture and livestock based economy. So considering that part, it has its importance here. So we are at a very comfortable position, I should say, from the agriculture point of view. Sowing figures are also available with us. We can see, if we look at these sowing figures, we will see that agriculture is not affected with any kind of adversities. So here agriculture growth, that has been, even Niti Aayog also asked that it should be 3% or something, but we are expecting that we will achieve more than that. So these are our I think predictions which we have made.
So agriculture, here allied occupations, now they are also getting importance, and government policies changes have been made. And one of the very important change I would like to mention here, that is a direct marketing. What farmers, they were facing the problem earlier, because they were bound to sell their produce in the licensed markets. So they were not allowed to sell outside the permissible markets. But now our new policy which has come now, new ordinance has been declared. So now farmers, they can do direct marketing, and farmer is free now to sell his produce anywhere, and even traders or anybody, if he wants to purchase the produce at the farm gate level, he can purchase, and it will save the transport of farmer, and farmer will get more realization of his a number of measures and initiatives by the government to instill confidence in the farmers. Thank you so much, both of you, for joining us this afternoon on Atmanirbhar Bharat and sharing your insights. बिल्कुल, आप दोनों ही विशिष्ट मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो पर आप आए, अशोक कुमार भट्टाचार्य जी और साथ ही साथ मल्होत्रा जी, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचारों को इस मंच से साझा करने के लिए। तो आज आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए आत्मनिर्भर बनने की कवायद के विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग हम तक जरूरी सामान टाइम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। ये सब लोग फरिश्ते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। इनके हौसले पर देश की उम्मीदें टिकी हुई है। तो जब भी आप ऐसे किसी उम्मीद के फरिश्ते से मिले तो उन्हें जरूर दिल से धन्यवाद कहिएगा। इससे उनका हौसला और बढ़ेगा। हमारा हर एक काम देश के नाम। जय हिंद।